हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के आईआर के एमसीक्यूज में हम कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, राइट, और दूसरी अरब लीग हो गई, यूरोपियन यूनियन के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। और आखिरी में हम तीन जो हैं वो करंट रिलेटेड लोकेशंस के बारे में हम या ग्रुप्स के बारे में हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू यूरोपियन यूनियन के बारे में है, यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूट्स के बारे में है बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है द यूरोपियन पार्लियामेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ ईयू मेंबर स्टेट्स, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जो इलेक्ट किए जाते हैं उनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो कि सही है बिल्कुल। जो सेकंड स्टेटमेंट है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो स्टेटमेंट का, वो है वाइल द यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल भी एक बॉडी है जिसमें सभी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट बैठते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, वाइल द यूरोपियन काउंसिल कंसिस्ट्स द हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, द यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ऑल ईयू मेंबर स्टेट्स। यहाँ पे ये गलत है। देखिए, सभी मेंबर स्टेट्स की नहीं है यूरो करेंसी। यूरो करेंसी यूरोपियन यूनियन में से सिर्फ 20 मेंबर कंट्रीज, जो यूरोपियन यूनियन की 20 मेंबर कंट्रीज हैं, सिर्फ वही यूरो एज एक करेंसी जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को उन्होंने एग्री कर रखा है, राइट। तो यूरो सभी ईयू मेंबर की जो है करेंसी नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, राइट। वो सभी की नहीं है, वो सिर्फ 20 कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं। और उन कंट्रीज को बोला जाता है, उन ग्रुप कंट्रीज को बोला जाता है जहां जहां यूरो करेंसी वैलिड है, यूरो जोन, राइट। तो ये टर्म भी याद रखनी है। और सभी कंट्रीज में जो है, यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज में यूरो एज करेंसी नहीं एक्सेप्टेबल है, राइट। तो आंसर में क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट है वन ओनली, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन, अगर आप पूछें कि यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है जो सच में यूरोपियन यूनियन के डिसीजंस को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करती है, तो उसका नाम है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन को एक प्रेसिडेंट जो है वो उनको चेयर करते हैं। यूरोपियन कमीशन का जो बाकी सारा काम होता है, सभी कंट्रीज अपना अपना एक कमिश्नर अपॉइंट करके भेजती हैं, जो एक बॉडी बनाता है कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स नाम की। कॉलेज ऑफ कमिश्नर में सभी मेंबर कंट्री से एक एक जो है कमिश्नर आएगा, नॉमिनेट हो गए, अपॉइंट होके, और उनको हेड करेगा पूरे कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, राइट। सो ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है हिसाब से यूरोपियन यूनियन की। फर्स्ट स्टेटमेंट है द यूरोपियन कमीशन इज द ईयूज एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग लेजिस्लेशन, जी, यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कमीशन दोनों के पास ये एक उनका प्रिविलेज है कि वो दोनों लेजिस्लेशन प्रपोज कर सकते हैं। इनकी यूरोपियन पार्लियामेंट में कौन सा लॉ पास होगा, लेजिस्लेशन प्रपोज करने का काम पार्लियामेंट का तो है ही, और यूरोपियन कमीशन का भी है, राइट। सेकेंड थिंग इज इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस एंड अपहोल्डिंग ईयू ट्रीटीज। ये तीन काम है जो यूरोपियन कमीशन करता है ग्राउंड पे, राइट। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट्स मेंबर्स नॉन एज कमिश्नर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी है जिसको हम बोलते हैं कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स। वो बॉडी जो है किसको जो यूरोपियन कमीशन का जो काम है, ये कॉलेज ऑफ कमिश्नर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हर कंट्री अपना अपना एक कमिश्नर जो है अपॉइंट करके भेजता है, राइट। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इट्स मेंबर नोन एज कमिश्नर, सही है। आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजंस ऑफ ईयू, यहाँ पे ये गलत हो गया। वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, उनको मेंबर कंट्रीज नॉमिनेट करके अपॉइंट करके भेजती हैं, राइट। पार्लियामेंट से जो है अप्रूवल आने के बाद फिर वो कॉलेज ऑफ कमिश्नर में एज अ कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट फिर गलत हो गई। तो आंसर क्या बताना क्या है, करेक्ट कौन सी है, तो करेक्ट कौन सी हुई, ओनली वन, ए विल बी योर आंसर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the European Parliament, consider the following statements. यूरोपियन पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में अब स्टेटमेंट्स आई हमारे पास दो, इनमें हमको चेक करना है कौन कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, राइट। मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स। अब हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट जो बॉडी है ये बनी 1958 में ट्रीटी ऑफ रोम से, राइट। लेकिन 1976 में यूरोपियन
जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास की यूरोपियन पार्लियामेंट ने, और उसके बाद से जो है डायरेक्ट इलेक्शंस होना शुरू हो गए मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स के। 1979 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट के। उससे पहले क्या हुआ करता था, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए करते थे, यानी कि 1958 से पहले ये चीज थी अपॉइंटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, बट नाउ इट इज नॉट ट्रू। अब उनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। सेकेंड स्टेटमेंट, द यूरोपियन पार्लियामेंट शेयर्स लॉ मेकिंग पावर्स विद द काउंसिल ऑफ द ईयू। यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसके साथ क्या शेयर करता है, लॉ मेकिंग पावर शेयर करता है। अंडर द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हैज अ डिसाइसिव रोल इन अप्रूविंग द ईयू बजट एंड कैन डिसमिस द यूरोपियन कमीशन थ्रू वोट ऑफ सेंसर। यूरोपियन कमीशन, मान लीजिए यूरोपियन कमीशन क्या है, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है। अब अगर यूरोपियन कमीशन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो यूरोपियन पार्लियामेंट के पास एक राइट है, राइट टू वोट ऑफ सेंसर का। अगर वोट ऑफ सेंसर का वो जो है पास कर देती है प्रपोजल, तो यूरोपियन कमीशन क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट के मेन फंक्शंस बता रही है, आपको पता होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा, इसने करेक्ट पूछा है, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो ओनली 2, राइट, बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में जो यूरोपियन यूनियन का एक मैकेनिज्म है कि अगर किसी कंट्री में, मान लो अब यूरोप क्या कर रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली जो कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, तरह तरह के उनको फोर्स किया जाए कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े। तो उससे हो कह रहा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यूरोप में महंगी हो जा रही है। यूरोप में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी तो वो जो एंटिटीज वहाँ पे हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं कुछ गुड्स, वो क्या करेंगी, वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब उस चीज को रोकने के लिए कि वो किसी थर्ड लैंड पे जाके प्रोडक्शन ना शुरू कर दें, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने क्या कहा कि अगर कहीं से भी किसी दूसरी कंट्री से कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कार्बन इंटेंसिव जो है एनर्जी से बना है, या उसकी प्रोडक्शन में कार्बन इंटेंसिव टेक्निक्स यूज की गई हैं कि उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट हुई है, तो हम उस पर एक काइंड ऑफ क्या लगाएंगे, एक जो है टैक्स लगाएंगे। ये टैक्स भरना किसको होगा, ये टैक्स भरना होगा उस इंडिविजुअल को, उस यूरोपियन सिटीजन को जो इंपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्री से सामान, यानी कि कंट्री को टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन जो है कॉन्सिक्वेंटली उस कंट्री का जो इंपोर्ट होगा वो महंगा हो जाएगा। डायरेक्टली इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, इनडायरेक्टली जो है क्या हो रहा है, उसका रेट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो अपने ही इंपोर्टर से जो है टैक्स ले रहे हैं, एक्सपोर्टर के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है, राइट। तो अब ये है क्या, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इम्पोजेस टैरिफ्स ऑन ऑल इंपोर्टेड गुड्स। यहाँ पे एक्सट्रीम तो यही हो गया कि ऑल लगा हुआ है, ऑल नहीं है, सभी गुड्स नहीं है, बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन है नहीं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स में, टेक्सटाइल के ऊपर कोई सीबीएम नहीं है, राइट। आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई सीबीएम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, यहीं से ही गलत होगी, राइट। नाउ और जो इसका आगे लिखा हुआ है कि प्राइमरी एम क्या है सीबीएम का, ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ये भी गलत है। प्राइमरी एम इज नॉट टू जनरेट रेवेन्यू, प्राइमरी एम है कि कार्बन इंटेंसिव जो टेक्निक्स हैं उनको जो है टैकल किया जाए, चाहे वो दूसरी कंट्रीज में भी हो रही हैं, टू टैकल दी क्लाइमेट चेंज और द रिलीज ऑफ एमिशंस, राइट, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। सेकेंड स्टेटमेंट, द मैकेनिज्म इज शेड्यूल्ड टू फुली अप्लाई फ्रॉम 2027, ये गलत है। मैकेनिज्म 2026 से जो है अप्लाई होना शुरू होगा। यहाँ पे छोटा सा एरर है लेकिन ये गलती करवा सकता है। एंड करंटली कवर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। अब हमने इसका वाइसा वर्सा यहाँ पे पढ़ा ही है कि टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, स्टील हो गया, आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, इनके ऊपर जो है टैक्स लगाया गया है, राइट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे इसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट कौन सी हैं, तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, सी, बोथ 1 and 2, डी नहीं होगा, सी होगा, उसने इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्ट होकर अमेरिका में आए, तो उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन को, अगर यूक्रेन ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हथियार देना छोड़ दूंगा। उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि नाटो में अगर यूरोपियन कंट्रीज जो है कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं तो हम जो है अमेरिका में नाटो में कोई खास जो है दिलचस्पी नहीं दिखाएगा,
और उन्होंने पहले जो है एलिज किया था कि वो शायद विड्रॉ भी कर लेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए यूरोप को फाइनली ये रियलाइज हो गया कि अब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट बन के नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपनी सिक्योरिटी को खुद ही इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि यूरोप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट बन के रह गया अपनी सिक्योरिटी इश्यूज में। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अमेरिका उनकी स्ट्रिंग्स को कभी भी पुल कर सकता है, तो अभी उन्हें क्या करना है, अपने आप को खुद सेल्फ सफिशिएंट बनाना है इन द एरियाज ऑफ सिक्योरिटी। तो उसके रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव जो उन्होंने अभी लिया उसका नाम है रीआर्म यूरोप। रीआर्म यूरोप 2025 में जो है इनिशिएटिव लिया गया, 2030 तक यूरोप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का, उनको रेडी करने का किसी भी एपरेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए। पहली स्टेटमेंट, द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग, बिल्कुल सही है यहाँ पे। बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इंटर ऑपरेबल यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंटर ऑपरेबल, यहाँ पे एक वर्ड को ध्यान रखना है, इंटर ऑपरेबल यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। ऐसा ना हो कि किसी कंट्री में कुछ बन रहा है, किसी कंट्री में कुछ बन रहा है, अगर कोई मुसीबत आए पूरे यूरोप के ऊपर तो उनका जो बेस है, इंडस्ट्रियल बेस है डिफेंस वाला, उसको वो इंटर ऑपरेटेबिलिटी का प्रिंसिपल उसमें अप्लाई होता हो, वो यूज कर सके किसी भी क्राइसिस के टाइम पे। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंडर दिस इनिशिएटिव EU हैज प्रपोज्ड इन्वोकिंग अ नेशनल एस्केप क्लॉज, ये भी बिल्कुल सही। देखो, जो यूरोपियन यूनियन है उनके मेंबर जो हैं, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक डेफिसिट की लिमिट जो है डिसाइड कर रखी है कि कोई भी कंट्री पॉपुलिस्ट प्रेशर्स के अंदर आके जो है एकदम अपने खर्चे को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, सब्सिडीज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी, राइट। तो फिजिकल डेफिसिट की एक लिमिट है, जैसे हमारे कंट्री के अंदर FRBM एक एक्ट है जो फिजिकल डेफिसिट के ऊपर लिमिट लगाता है, राइट, 3% की। ऐसे ही वहां पे भी एक फिजिकल डेफिसिट की लिमिट लगाई गई है, लेकिन रीआर्म यूरोप इनिशिएटिव से इस फिजिकल डेफिसिट की लिमिट्स को बाईपास करने के लिए क्लॉज है जिसका नाम है नेशनल एस्केप क्लॉज, कि अगर वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग में फिजिकल डेफिसिट की लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं ऐसा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसने पूछा क्या है, कौन कौन सी करेक्ट है, तो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, आंसर विल बी सी। ध्यान देखना, उसने करेक्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सिक्स क्वेश्चन, अरब लीग के कंटेक्स्ट में सिक्स क्वेश्चन है। अरब लीग एक बॉडी है जो वेस्ट एशिया में बनाई गई थी 1945, राइट, ताकि अरब कंट्रीज जो है अपने आप को कंसोलिडिफाई करके, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पैदा होना शुरू हो गया तो उसमें अपने बहुत इंपॉर्टेंट से रख सकें, राइट। अब उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, अरब लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, ये बिल्कुल सही है। अरब लीग 1945 में कायरो में एस्टैब्लिश हुई थी, कायरो इजिप्ट में है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, इजिप्ट, इराक। इजिप्ट इनिशियली, इजिप्ट वाज वन ऑफ द मेजर अरब कंट्रीज, बहुत बड़ी अरब कंट्री थी इजिप्ट, राइट। वो तो जब अब्राहम अकॉर्ड्स नहीं, सॉरी, जब कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए तब इजिप्ट की थोड़ी सी डोमिनेंस वीक हो गई थी, अदरवाइज इजिप्ट बहुत मेजर अरब कंट्री थी पहले। तो इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड ट्रांसजोर्डन, ये क्या थे, फाउंडिंग मेंबर थे अरब लीग के। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द लीग हैड इट्स परमानेंट जनरल सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर्ड इन कायरो, ये भी बिल्कुल सही है। हमने पढ़े हैं यहाँ पे कि कायरो में जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी, कायरो में उसके क्या है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट यानी कि हेडक्वार्टर हैं, राइट। इट हैज ऑब्जर्वर मेंबर्स इंक्लूडिंग कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द अरब वर्ल्ड, बिल्कुल है। अरब वर्ल्ड यानी कि जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है, जो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है, जहाँ पे जो है इस्लाम की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको हम अरब वर्ल्ड बोल देते हैं। अरब वर्ल्ड की बाहर की कंट्रीज क्या हैं, इसकी ऑब्जर्वर मेंबर हैं। ध्यान देना, यहाँ पे ऑब्जर्वर मेंबर लिखा हुआ है, इंडिया बहुत बार ऑब्जर्वर मेंबर रहा है अरब लीग का उसके समिट्स के दौरान पे, ठीक है। तो हम भी आउटसाइड द अरब वर्ल्ड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पूछा क्या है इसने, विच ऑफ द गिवन अबव इज और आर इनकरेक्ट, उसने पूछा है इनकरेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट। अब ये दोनों सही है तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी, नीदर 1 नॉर 2। सेवंथ क्वेश्चन, अफ्रीकन यूनियन के टेक्स्ट में सेवंथ क्वेश्चन पूछा है उसने। अफ्रीकन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली जब हमने G20 समिट इंडिया ने होस्ट किया था 2023 में, तो अफ्रीकन यूनियन G20 का भी जो है पार्ट बन गई थी अलॉन्ग साइड द यूरोपियन यूनियन। अब अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट है। अराउंड 50 अफ्रीकन कंट्रीज आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंगल एंटिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 2002 में बनी थी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि अफ्रीकन यूनियन वाज लॉन्च इन 2002 इन डरबन, बिल्कुल सही है। साउथ अफ्रीका एज द सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन, पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी एग्जिस्ट करती थी, राइट। डेफिनेटली उसके एरिया को, होराइजन को एक्सपैंड करने के लिए अब उसने एक नए वर्जन में अपने आप को बनाया
ट्रांसफॉर्म हो गई और उसका नाम पड़ गया अफ्रीकन यूनियन, राइट, 2002 में। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अफ्रीकन यूनियन हैज ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द यूनाइटेड नेशन इन 20, राइट, हाँ ये बिल्कुल सही है, उन्होंने परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है यूनाइटेड नेशंस का। अगली स्टेटमेंट अलग है, इन 2023 द G20 ग्रांटेड AU अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबरशिप, ये भी बिल्कुल सही है, अपने पढ़ाई था शुरू में। सॉरी, उसने पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट कितनी स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2, यानी कि सी। 8th क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है थोड़ा सा। द डियाओ आइलैंड कॉल्ड सेनकाकू इन जापान islands have been a subject of territorial dispute. Which of the following entities are directly contesting sovereignty over these islands? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आसान बनाया गया है, क्योंकि शायद आपने अगर सिर्फ यहाँ पे डियायू आइलैंड लिखा होता तो नहीं सुना होता। अब यहाँ पे सेनकाकू इन जापान लिखा है तो क्वेश्चन आसान बन गया। एक्सपेक्ट कीजिएगा कि शायद ऐसा क्वेश्चन ना है, राइट, वो सीधा डियायू आइलैंड लिखे क्वेश्चन को ट्रैप, जो क्वेश्चन में ट्रैप सेट करे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। डियाओ आइलैंड सेनकाकू का ही दूसरा नाम है। सेनकाकू उसको जापानीज लोग बोलते हैं, डियाओ उसको चाइनीज लोग बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन में दूसरा ट्रैप क्या है, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, उसने एंटिटी की बात कही है, कंट्री की बात नहीं की है उसने एंटिटी की बात की है। तो कौन सी एंटिटी है जो डियाओ आइलैंड के ऊपर सॉवरेनिटी के क्लेम्स के ऊपर कंटेस्ट कर रही है? 3 एंटिटीज हैं, जापान जैसा आपने नाम में देख लिया, चाइना वो भी हमने क्वेश्चन में देख लिया, और तीसरी एंटिटी जिसको इंडिया बहुत या फिर बहुत सारी कंट्री जो हैं कंट्री नहीं मानती, उसका नाम है ताइवान। तो इसका आंसर क्या होगा, जापान, चाइना, ताइवान। साउथ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया बहुत ऊपर है, राइट, वो नहीं है यहाँ पे। सो हमें करेक्ट बताना है, तो करेक्ट कौन कौन है, 1, 2 and 3। आंसर विल बी बी, 1, 2 and 3 ओनली। नाउ 9th क्वेश्चन, द M23 रिबेल ग्रुप, M23 रिबेल ग्रुप, देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहुत सारे पहले जो है रिफ्यूजीज वो रवांडा में, जब एक काइंड ऑफ जो रवांडा जिनोसाइड जिसे हम जानते हैं वो हुआ, तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में गए, कॉन्गो में जाके वो दोबारा रवांडा में आए, तो दोनों तरफ एक ग्रुप्स बन गया। अब जो रवांडा का जो उस कल्चरल माइनॉरिटी का ग्रुप है उसका नाम है M23 रिबेल ग्रुप, एक आर्म्ड मिलिशिया है बेसिकली। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, DRC एंड रवांडा कॉन्फ्लिक्ट, तो इसलिए क्वेश्चन में डाला है। इसने पूछा क्या है, M23 रिबेल ग्रुप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज प्राइमरली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, दो के नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे जैसा हमने अभी पढ़ा इसका आंसर क्या है, DRC एंड रवांडा, सी विल बी आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द शेनेगन एग्रीमेंट या फिर एरिया, शेनेगन एग्रीमेंट और एरिया क्या है, यूरोप की कुछ कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर कंट्रीज ने अपने इंट्रा ट्रेड को, अपने अंदर इंट्रा, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं जो उनमें ट्रेड हो रहा है या उनमें जो है जो ट्रैवल हो रहा है, उसको थोड़ा लिबरल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था शेनेगन एग्रीमेंट। शेनेगन एग्रीमेंट ने एक क्लॉज निकाला जिससे क्या था कि अगर आप एक वीज़ा ले लें, शेनेगन वीज़ा, तो आप सभी यूरोपियन यूनियन जो शेनेगन एग्रीमेंट पे जिन्होंने साइन कर रखा है उन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि आपको बार बार, जैसे आप जर्मनी से फ्रांस जा रहे हो तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक वीज़ा है शेनेगन वीज़ा, तो आप सारे शेनेगन एरिया में घूम सकते हो। ये था शेनेगन एग्रीमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, It allows for the abolition of border checks at the mutual borders of participating European countries। यहाँ पे ध्यान देना है, all नहीं लिखा हुआ, participating लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। There be enabling passport free movement across most of the EU। यहाँ पे all EU नहीं लिखा हुआ, most of the EU लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जो शेंगन एरिया में नहीं है और यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं, राइट, अदरवाइज 23 कंट्रीज आर देयर। और शेंगन एरिया में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 27 कंट्री हैं, 23 कंट्री EU की और 4 कंट्रीज EFTA की, यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया, बिल्कुल सही बात है। एंड सम नॉन EU कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। नॉन EU कंट्रीज कौन सी हैं, जो EFTA की मेंबर हैं, राइट, स्विट्जरलैंड हो गया, लाइकनस्टीन हो गया। अब ये कंट्रीज क्या हैं, यूरोपियन यूनियन की पार्ट नहीं है, लेकिन ये EFTA के मेंबर हैं। अभी रिसेंटली EFTA के साथ इंडिया ने टेपा भी करा है, ट्रेड इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो FTA भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। क्लियर है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है इसने, तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी, बोथ 1 and
2। चलिए, आज के लिए यही क्वेश्चन थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ईयू के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।